आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत में हम आपका परिचय देश के उस वीर जवान से करवाना चाहते हैं जिसने 38 साल पहले भारत के लिए बलिदान दिया, लेकिन देश उस बलिदान को शायद भूल गया। यह सियाचिन के एक ऐसे गुमनाम नायक की कहानी है जो दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक युद्ध क्षेत्र में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए थे और उनका शव पूरे 38 वर्ष तक यहां बर्फ के नीचे दबा रहा और इसी के साथ उनके पूरे परिवार की उम्मीदें भी बर्फ में दफन हो गई थीं। उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। आखिर दर्शन का इंतजार दशकों तक चलता रहा और वो कभी लौटकर नहीं आए। अब वर्ष 2022 में उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उनके परिवार के पास पहुंचाया गया है। सियाचिन के इस हीरो का नाम है शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला। 8-10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई, अब तो 38 साल हो चुके। टीम जब आज निकली, बर्फ का इलाका होता है, साधन नहीं थे। ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर का दूरी था जिसको इन्होंने पूरे दिन में तय नहीं कर पाया और रात को एक थोड़ा सा ऊंची जमीन मिलने पर वहां पर ये टीम खड़ी हो गई, रुक गई और रात को स्टे किया। सुबेरे 4:30 बजे या 4-4:15 का वक्त रहा होगा, पूरी टीम अभिलांच के नीचे आ गई। सियाचिन एक ऐसा मुश्किल और दुर्गम इलाका है जहां भारत की रणनीति के लिहाज से कभी भी युद्ध की कोई गुंजाइश पहले थी ही नहीं। जुलाई 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची एग्रीमेंट में खींची गई सरहद को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ था। इसके बाद 1972 के शिमला समझौते के वक्त भी सियाचिन को एक बेजान और बंजर इलाका कहा गया और इंसानों के लायक इस इलाके को कभी समझा नहीं गया। और यह भी सही बात है कि इंसान का इस इलाके में जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल काम है। उस वक्त समझौते के दस्तावेजों में इसका जिक्र नहीं किया गया था कि सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के बीच की असली सरहद कहां तक होगी। दरअसल LOC नक्शे पर एक पॉइंट जिसे कहते हैं NJ 9842 यहीं तक सीमित थी और इसके बाद लिखा था कि यहां से उत्तर दिशा में इस लाइन का विस्तार होगा और इस लाइन के हिसाब से पूरा सियाचिन भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत का एक बड़ा हिस्सा छीनने और चीन के साथ अपनी सीमा को मिलाने की एक बार कोशिश की और 80 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक के शासन के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन का रणनीतिक और सामरिक इस्तेमाल करने की कोशिश, एक साजिश रची थी तब, क्योंकि वो जानता था कि अगर सियाचिन उसके कब्जे में आ गया तो भारत में प्रवेश करना उसके लिए आसान हो जाएगा। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे के लिए देश और विदेश के बहुत सारे पर्वतारोही दलों को वहां पर भेजना शुरू कर दिया। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सीधे सैन्य टकराव की यह पहली घटना थी। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति बहुत ही कठिन है। भारत की तरफ से सियाचिन की सीधी चढ़ाई है और यही वजह थी कि ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया। हालांकि इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को वहां करारी शिकस्त दी थी। यह अपनी तरह का एक बिल्कुल अलग युद्ध था जिसमें भारतीय सैनिकों ने -50 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध लड़कर जीत हासिल की थी। और सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है और दूसरी तरफ अक्साई चीन की सीमा इस इलाके को छूती है। सियाचिन किसी सैनिक के लिए सबसे कठिन पोस्टिंग मानी जाती है। यहां सैनिक दुश्मन की गोलियों से ज्यादा खराब मौसम की वजह से शहीद हो जाते हैं। भारतीय सेना ने सियाचिन को 1984 में वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाया था। तब से लेकर 2019 तक 873 जवान यहां शहीद हो चुके हैं। ज्यादातर सैनिकों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले तूफान में बर्फ के नीचे दबने की वजह से हुई। यहां तैनात सैनिकों को ज्यादातर हाइपोक्सिया की बीमारी होती है और इसमें शरीर में ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिरने लगता है जिससे फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में रहने की वजह से सैनिकों की भूख कम हो जाती है, वजन लगातार घटने लगता है। -50 डिग्री वाले तापमान में रहने की वजह से कई बार सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट नाम की एक बीमारी होती है। इसमें हाथ और पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं और जब यह बीमारी बढ़ती है तो उंगलियों का रंग काला होने लगता है। इस स्थिति में शरीर के दूसरे अंगों को बचाने के लिए अक्सर उंगलियों को काटना पड़ता है। यह पीड़ा एक सैनिक के साथ पूरे जीवन रहती है और इस पीड़ा को या तो वो सैनिक समझ सकता है
या उसका परिवार समझ सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैनिकों की नींद बहुत कम हो जाती है, जिससे उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। कई बार याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, मेमोरी लॉस होता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी समस्याएं हमारे सैनिकों को सियाचिन से वापस लौटने के बाद भी वर्षों तक बनी रहती हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान पूरे जीवन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, समझौता करते हैं। शरीर कम ऑक्सीजन में लंबे समय तक रहता है तो उसमें कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हो जाते हैं। असल में यह चीन का 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है, जिसका वजन लगभग 23,000 टन होता है और इस पर 400 नौसैनिकों का क्रू बहुत आसानी से आ सकता है। इसके अलावा यह शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटेना और खास तरह के सेंसर से लैस है और यह एक ऐसा पोत या समुद्री जहाज है जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट, रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस तरह से जमीन पर सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी करने के लिए स्टेशंस बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से समुद्र में भी इनकी ट्रैकिंग के लिए इस तरह के समुद्री जहाज खास तौर पर बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल होता है। इसलिए आप इसे समुद्र में एक चलता फिरता ट्रैकिंग स्टेशन कह सकते हैं। अब खतरनाक बात हमारे लिए यह है कि हम्बनटोटा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, सिर्फ 450 किलोमीटर, और यह शिप लगभग 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से जासूसी और निगरानी का काम कर सकता है। इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। यानी अगर यह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर है तो भारत के कई संवेदनशील सैन्य और परमाणु ठिकाने इसकी रेंज में आ जाते हैं और इस खतरे को आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। यह शिप आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित इसरो के सैटेलाइट बेस की निगरानी कर सकता है। तमिलनाडु में मौजूद एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और दक्षिण भारत में मौजूद 6 नेवल पोर्ट्स और कोची में स्थित साउदर्न नेवल कमांड पर भी नजर रख सकता है और वहां से जरूरी जानकारियां जुटाने में यह शिप सक्षम है। इस नक्शे से आप यह समझ जाएंगे कि इस शिप का हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़े रहना भारत के लिए कितना खतरनाक है और कोई भी देश इस तरह के शिप का इस्तेमाल तभी करता है जब वो किसी देश के, किसी दूसरे देश के स्पेस सैटेलाइट मिशन से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करना चाहता है या मिसाइल लॉन्चिंग की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है। और चीन की मंशा यही है कि वो भारत की मिसाइल टेस्टिंग रेंज और स्पेस स्टेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां अपने पास इकट्ठा कर ले। भारत के लिए चिंता की दूसरी बात यह है कि इस शिप का संचालन चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के पास है, जो पीएलए की एक खास यूनिट है। अब आप पूरा खेल समझ गए होंगे कि कैसे चीन भारत की जासूसी के लिए श्रीलंका के रास्ते उसकी घेराबंदी कर रहा है। वैसे 222 मीटर लंबे और 25.2 मीटर चौड़े इस शिप को वर्ष 2007 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वो पोर्ट चीन ने बहुत ही चालाकी से 99 वर्ष की लीज पर श्रीलंका से ले लिया है। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 99 वर्षों तक यह पोर्ट श्रीलंका के कब्जे में नहीं बल्कि चीन के कब्जे में है, क्योंकि इस पोर्ट को चीन द्वारा विकसित किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि चीन इस पोर्ट पर यह शिप इसलिए भेज पाया क्योंकि यह पोर्ट 99 वर्ष के लिए चीन के पास है, चीन ही इसका मालिक है। हालांकि यहां बात सिर्फ चीन की नहीं, यहां बात श्रीलंका की भी है, जिसने इस शिप को अपने यहां आने की अनुमति देकर भारत के साथ एक तरह का धोखा किया है। सिर्फ इस साल में भारत श्रीलंका को $3 बिलियन यानी करीब भारतीय रुपयों में 23,800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है। इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए भारत ने क्रेडिट लाइन यानी लोन के रूप में दिए हैं, 4,000 करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दिए हैं, 3,170 करोड़ रुपए मुद्रा की अदला बदली के लिए और लगभग 8,000 करोड़ रुपए एशियन क्लियरिंग यूनियन फ्रेमवर्क के लिए दिए हैं। यानी ये पैसा श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह मदद श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बूस्टर था। इसके अलावा भारत ने अभी एक दिन पहले ही श्रीलंका की वायुसेना को निगरानी करने वाला एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट तोहफे के रूप में भेंट किया है। असल में अगर आप देखेंगे तो भारत के 3 पड़ोसी देश इस समय श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों देशों को मदद भी भारत से ही चाहिए और ये चीन के प्रभाव में भी रहते हैं। भारत ये सोचकर इन देशों की मदद करता जा रहा है कि इन देशों को चीन के पास न जाना पड़े, कहीं चीन का प्रभाव इन देशों में बढ़ न जाए। लेकिन ये देश
भारत से भी मदद लेते हैं एक तरफ, और फिर चीन से भी आर्थिक मदद लेकर अपने हित साधते रहते हैं। और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। 75 वर्ष के सलमान रुश्दी ब्रिटेन के मशहूर लेखक और उपन्यासकार हैं, लेकिन भारत से भी उनका रिश्ता बहुत पुराना है। सलमान रुश्दी का जन्म भारत की आजादी से 2 महीने पहले 19 जून 1947 को मुंबई के एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो एक तरीके से वो भारतीय मूल के ही हैं। और वो जब 14 वर्ष के थे तब उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। 14 वर्ष तक वो मुंबई में पढ़े, यानी 14 वर्षों तक वो भारत में रहे। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और वहां बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स की डिग्री ली। ब्रिटेन के नागरिक बनने के बाद उन्होंने अभिनेता के रूप में भी काम किया और इसके साथ साथ वो उपन्यास भी लिखते रहे। 1981 में उन्होंने अपना जो दूसरा उपन्यास लिखा, उसके लिए उन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया और इस उपन्यास का नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन और यह भारत के विभाजन पर आधारित था। इस हमले का कारण है वर्ष 1988 में प्रकाशित हुआ उनका वो उपन्यास जिसमें उन पर इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने का आरोप लगा था। और यह ऐसा उपन्यास था जिसने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस उपन्यास का नाम था द सैटेनिक वर्सेस और इसमें लिखी कई बातों के बारे में हम विस्तार से तो आपको नहीं बता सकते। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने सलमान रुश्दी की इस किताब के प्रकाशित होने के 1 महीने के अंदर ही इस पर बैन लगा दिया था। यह बात जुलाई 1988 की है। देश के प्रधानमंत्री तब थे राजीव गांधी और उस समय यह प्रतिबंध काफी सोच समझ कर लगाया गया था। असल में सरकार ने यह फैसला किया कि इस किताब के इंपोर्ट यानी इसे दूसरे देशों से मंगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन अगर देश में किसी व्यक्ति के पास ये किताब मौजूद है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी आप बाहर से मंगाकर नहीं पढ़ सकते। और इस किताब को अपने पास रखना भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1984 में उनकी कांग्रेस पार्टी ने 514 सीटों में से 404 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें उनके पास थीं, तब भी वो दबाव में आ गए। लेकिन दिल्ली में इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी तब राजीव गांधी ने 1 महीने के अंदर ही इस किताब पर बैन लगा दिया और यह सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हुआ था। पैसे के अंदर करोड़ों अच्छाइयां हैं, लेकिन केवल एक बुराई है पैसे में कि उसे आप मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकते। अपनी अपार धन दौलत को लेकर उनका कहना था, जितना लोग सोचते हैं उससे बहुत कम पैसा मेरे पास था, लेकिन उनकी जरूरतों के मुकाबले वो पैसा कहीं ज्यादा था। एक और सबसे खास बात उनकी थी, उनका कहना था भगवान ने पैसे से ज्यादा अच्छी चीजें उन्हें दी हैं, जैसे सफलता दी है, अच्छी पत्नी दी है, अच्छे दोस्त दिए हैं, लेकिन एक ही चीज नहीं दी और वो है अच्छी सेहत। और वो भगवान से अच्छी सेहत लगातार मांगते थे और वो अच्छी सेहत ही भगवान ने उनसे छीन ली थी, बाकी सब कुछ दिया।